हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का 2022 का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग के डिमांड पर पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2022 से, क्योंकि 2023 का मैंने ऑलरेडी सोल्व करा दिया है। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट बना करके। ठीक है, प्लेलिस्ट बना करके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। 2023 वाला भी हम लोग यहाँ पर 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 23 का मैंने करा दिया है, 2022 का करेंगे, इसके बाद 21 का, इसके बाद पीछे हम लोग चलते जाएंगे, लास्ट 10 ईयर का करेंगे। ठीक है, और हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, दोनों मीडियम में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं। ठीक, और फुल डिटेल सोल्यूशन में हम लोग फुल डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। जहाँ भी जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा सारा कॉन्सेप्ट में बताता चलूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आप लोगों को पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो है ये 2022 का पीवाईक्यू है ना, 2023 का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टू चार्ज्ड spheres which are separated at a distance d exert a force F on each other if charge are doubled and distance between them is doubled। क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्ज को भी डबल कर दे रहे हैं और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डबल कर दे रहे हैं। देन द फोर्सेज, तब हमको फोर्स बताना है कितना लगेगा। हिंदी में देख लीजिए कि दो आवेश वाले गोले डी दूरी पर एक दूसरे से एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दी जाए और उनके बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल पूछ रहा है। आवेश को भी दुगना कर देंगे और उनके बीच की दूरी को भी दुगना कर देंगे। तो समझिएगा क्या बोल रहा है कि दो आवेश वाले गोले हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो गोले हैं, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ। ठीक, ये है हमारे पास दो गोले। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये दो गोले हैं और दोनों पर आवेश क्या है, दोनों पर ही आवेश क्यू है। तो मान लीजिए इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है, दोनों पर आवेश क्यू है। ठीक है, और इनकी बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी है यहाँ पर हमारे पास डी। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक, डी डी तो ये है। ठीक, ऐसा हमको बोल रखा है। तो इस पर जो बल लगता है, एफ बल लगता है। और एफ का सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं। एफ का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना, अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर डी बोला है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग डी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, तो ये होता है किसका, फोर्स का फॉर्मूला। ठीक, ये होता है। फिर क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि अब यहाँ पर क्या करना है कि अभी जो यहाँ पर मैं दूसरा का बता रहा हूँ, दूसरा का केस यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि आवेश को दुगना कर दिया, मतलब कि क्यू की जगह पर टू क्यू कर देते हैं। यहाँ पर टू क्यू यहाँ भी और टू क्यू यहाँ भी कर दिए, और साथ में इनके बीच की दूरी भी दुगनी कर दिए। यहाँ पर जो हमारा डी था इसको क्या कर दिए, 2D कर दिए। तो अब हमको बताना है कि फोर्स कितना लगेगा ना, अब हमको बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो इसकी वजह से केस 1 की वजह से फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि Q1 और Q2 क्या है, दोनों Q है। Q1 और मान लीजिए इसको Q1 इसको Q2 मान लीजिए, तो दोनों Q ही है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी आ जाएगा। इसको अगर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब Q की जगह पर 2Q रखेंगे और D की जगह पर 2D रखेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। F इज इक्वल टू होता है के Q1 के जगह पर रखेंगे 2Q, साथ में Q2 के जगह पर भी रखेंगे 2Q और अपॉन में D के जगह पर रखेंगे 2D। ठीक है, 2D रखेंगे और इसका नीचे में स्क्वायर होता है, क्योंकि R का स्क्वायर इसलिए 2D का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4KQ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दो दूनी को 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4D स्क्वायर। ठीक, और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना निकल कर आ जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन में D। इसको मैं अच्छे प्रकार से लिखता हूँ, KQ स्क्वायर अपॉन में D आएगा, जो कि किसके बराबर था, जो कि F के ही बराबर था, यानी कि F डैश F के ही बराबर आ रहा है। ठीक, F डैश F के ही बराबर आ रहा है, मतलब कि पहले जो था वही होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो बल होगा, मतलब कि बल कितना होगा, तो एफ के बराबर ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक रख जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर एक रख जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है सेकेंड नंबर वाला ना, कि इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज कितना है, 100 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी।
यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलम आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमको निकालना है। तो कितना है आवेश हमको दे रखा है 100 नैनो कूलम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Q इज इक्वल टू 100 नैनो कूलम का मतलब होता है 10 के पावर -9 कूलम। ठीक, ये होता है। तो ये हमको गिवन है, तो उस पर हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताना है। तो हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण से पता है क्या कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है +-NE होता है। ठीक, तो Q पता है और हमको निकालना क्या है, N निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक, कितने यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो N हम लोग निकाल लेंगे। N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन E आ जाएगा। Q अपॉन E, E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे, Q का वैल्यू भी हमको पता है और E का वैल्यू तो हमको पता होता ही है। ठीक, तो मैं इसको इधर करता हूँ और यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू Q कितना है 100 और यहाँ पर है, इसको ऐसे लिखते हैं 100 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 10⁻² बोल सकते हैं और इधर 10⁻⁹ तो यह जगह 10⁻⁻7 अपॉन में कितना 1.6 इंटू 10⁻ क्या -19 और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, चूंकि संख्या नहीं कर रहा है इसलिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड लगाएंगे और इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 19 तो ऊपर जाकर -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर अब कैलकुलेट ना, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। तो n निकाल रहे थे हम लोग, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, जब 1.6 से 1 में भाग देंगे तो ये आता है 0.625, ये निकल करके आता है। और जो हमारा 19 था माइनस का 19 ऊपर जाकर के प्लस का 19 हो जाएगा और ऊपर माइनस का 7 था। ठीक, तो बचेगा हमारा कितना, प्लस का 12 बचेगा। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻ क्या 11 लिख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोग जानते होंगे क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक, न्यूटन पर कूलम ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। एक मात्रक और भी होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। इसे आप लोग एसआई यूनिट में कभी भी नहीं बताएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे एसआई यूनिट पूछा है इसलिए एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली 4 को टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 4 नंबर वाला क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, क्या बोल रहा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो हम लोग इसको बनाते हैं एक समान यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ये हमारे पास थोड़ा सा इसको बड़ा करने की जरूरत है, करते हैं यहाँ पर बड़ा और इसको बनाते हैं जरा सा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, यहाँ पर बनाते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक, बना लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को रख रहे हैं, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोग जानते हैं, एक पर माइनस आवेश होता है और एक पर प्लस आवेश होता है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर ये है आप लोग का कितना, ये मान लीजिए प्लस और यह हमारा माइनस। ठीक, तो मान लीजिए ये है माइनस में और वो है प्लस में, तो एक इधर बल लगाएगा एक इधर बल लगाएगा। ठीक, दोनों यहाँ पर क्यू ई मान लीजिए और यहाँ पर माइनस का क्यू ई मान लीजिए। ठीक, दोनों एक इधर बल लगाएगा मतलब एक इधर बल लगाएगा। तो यहाँ पर बोला कि क्या अनुभव करेगा, तो क्या ये बल का अनुभव करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जितना इधर ये बल लगा रहा है उतना ही इधर ये बल लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बल तो जीरो आ जाएगा। ठीक, बल जीरो आ जाएगा, मतलब कि बल तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ऐसे ही करेक्ट हो गया। फिर बोला कि तीसरा में एक शुद्ध बल, फिर से यहाँ पर बल की बात आ गया तो ये भी नहीं होगा और चौथा नंबर भी नहीं होगा, इसमें भी बल की बात की मतलब कि बल की बात नहीं किया जा रहा है, मतलब कि न तो बल न बल आघूर्ण, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्या, एक बल आघूर्ण यानी कि अ टॉर्क। क्यों, क्योंकि समझिएगा यहाँ पर कैसे होगा, ये बल तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा लेकिन ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, दोनों अगर खींच रहे हैं बराबर परिमाण से, ठीक, और एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं तो ये क्या होगा कि घूम जाएगा, घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा। और घूर्णन को ही हम लोग बोलते हैं एक बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या होता है, घूर्णन ही होता है एक प्रकार से, जो घूर्णन के कारण बल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना, समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देख लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर वाला कि अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस spherical surface of radius r. If the radius is doubled then the outward electric flux will,
कह रहा है कि एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गाउसीय गोलाकार सतह से घिरा है, ठीक। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये बहुत सिंपल है। इसको मैं दूसरा कलर से लेता हूँ ना, रेड कलर ले लेते हैं और इसके बाद इसको बनाते हैं। ये बोला कि एक स्फेरिकल गाउजियन पृष्ठ है, ठीक। स्फेरिकल गाउजियन सरफेस है, ठीक। और इससे क्या हो रहा है कि इससे कुछ फ्लक्स निकल रहे हैं, मतलब कि इससे कुछ फ्लक्स निकल रहे हैं। और फ्लक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं परपेंडिकुलर वाले, यही होता है हमारे। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो ऐसे बना सकते हैं परपेंडिकुलर वाले, और यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि त्रिज्या को हम लोग दुगनी कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास आर त्रिज्या का था, यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा आर है। तो अब त्रिज्या को दुगनी करें मतलब कि 2r कर दे रहे हैं, ठीक। मान लीजिए इतना बड़ा हम लोग बना दिए और ये हो गया हमारा कितना, 2r के बराबर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ ये हो गया 2r। तो क्या विद्युत फ्लक्स अभी बदलेगा या फिर वही रहेगा। तो फ्लक्स क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया कि परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, तो अभी भी तो उतना ही निकलेगा। ये उतना ही अभी भी निकलेगा। मतलब कि आकार पर निर्भर नहीं करता है। आप लोग चैप्टर में भी ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि आकार पर ये कभी भी निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि रिमेन्स अनचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपरिवर्तित रहता है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अ गाउजियन स्फीयर इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। एक गाउसीय गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, तो गोले में कुल फ्लक्स बताना है। बहुत सिंपल है, ठीक। ये मान लीजिए हमारा स्फेरिकल क्या है, गाउजियन सरफेस है, और इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक होता है प्लस आवेश, ठीक। मान लीजिए प्लस का क्यू है और ये प्लस का है, और एक हमारे पास है माइनस का क्यू, ठीक। ये होता है। तो हमको बताना है कि इसमें फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स का क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इन, यानी कि क्यू इनसाइड, और अपॉन में होता है इप्सिलॉन नोट। तो क्यू इन सिंपली हम लोग बीजगणित योग करते हैं, तो प्लस में क्यू और माइनस में क्यू, अपॉन में इप्सिलॉन नोट। प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा जीरो, और अपॉन में इप्सिलॉन नोट। जीरो अपन कुछ भी हो क्या होता है जीरो, यानी कि जीरो हो जाएगा इसका राइट आंसर शून्य ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला देख लीजिए कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द पोटेंशियल भी इज। तो ई और भी के बीच हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव बोलते हैं ना इसको, विद्युत विभव भी में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक। क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। ये होता है माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। तो ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जगह, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर वाला देख लीजिए क्या बोल रहा है कि इफ ई, और यहाँ पर है आई थिंक ए है, ई एक्सियल है ये, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल। एक यहाँ पर क्या मतलब है, एक्सियल है ना लाइन, एंड ई यहाँ पर स्मॉल में ई दिया गया है, डेट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस देन। तो यदि ई ए अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति है, और यहाँ पर ई और स्मॉल में भी ई देगा, समान दूरी पर मध्यवर्ती रेखा पर हो, तो यहाँ पर इनके बीच हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई एक्जियल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ई एक्जियल, या फिर ई एक्सिस लिखते हैं ना, ई एक्सिस लिखते हैं यहाँ पर। इसको मैं कलर चेंज करके लेता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके, और थोड़ा सा इसको छोटा भी करेंगे। तो ई एक्सिस बराबर क्या होता है, एक्सिस पर कितना विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये होता है 2 के पी बाई आर क्यू होता है, 2 के पी बाई आर क्यू। और फिर ई इक्वेलिटोरियल, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग निरक्ष भी बोलते हैं या फिर मध्यवर्ती भी बोलते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका के पी बाई आर क्यू। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को रिलेशन दिख रहा होगा। क्या हो जाएगा, ई ए जो है, यानी कि जो ई एक्सिस है, ई एक्सिस ये डबल के बराबर है ई के ना, ऐसे हो जाएगा ऐसे। इसका अगर दोगुना करेंगे, मतलब कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये इसके बराबर आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट था, फॉर्मूला बेस्ट, तो समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए आप लोग को इसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके बराबर होता है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, सी इज इक्वल टू होता है ए इप्सिलॉन नॉट
अपॉन में डी ये होता है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये निर्भर नहीं करता है, मतलब कि ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, हमको बताना है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ए क्या है, हमारे क्षेत्रफल ही तो है, तो इस पर तो निर्भर करता है, तो ये नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं प्लेटों के बीच माध्यम पर, यानी कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर जो इप्सिलॉन नॉट ये क्या है, एक मीडियम का ही तो काम कर रहा है। अगर वैक्यूम है तो हम लोग इप्सिलॉन नॉट लेते हैं, तो मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा। ठीक। फिर प्लेटों के बीच दूरी के पर, तो यहाँ पर आप लोग सीधा सीधे देख रहे हो कि यहाँ पर डिस्टेंस भी है, मतलब कि दूरी भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेटल ऑफ द प्लेट्स। तो धातु की प्लेटों की धातु पर तो ये निर्भर करता ही नहीं, क्योंकि ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला में कुछ है नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या बोल रहा है कि इफ अ डाइइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। तो यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पैरावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान, तो इसका कैसे होगा। तो मान लीजिए जब कुछ भी नहीं भरा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसका फिगर ना। मान लीजिए ये है, जब वैक्यूम है, मतलब कि कुछ भी नहीं हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था इसका फॉर्मूला। अब क्या कर रहा है कि इसमें पैरावैद्युत डाल दे रहे हैं, मतलब कि डाइइलेक्ट्रिक भर दे रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक, डाइइलेक्ट्रिक भर दे रहे हैं और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए के है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा फिर सी इज इक्वल टू के भी आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और जो के का मान होता है ये हमेशा एक से बड़ा होता है, के का मान हमेशा एक से बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखना चाहे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर लिखूँ यहाँ पर समझिएगा, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये एप्सिलॉन अपन डी को तो सी बोल सकते हैं, यहाँ पर ये सी डैश हमारा ये सी डैश है, और के इंटू में यहाँ पर आ जाएगा सी, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी को हम लोग सी बोल सकते हैं, मतलब कि के टाइम्स हो जा रहा है, के टाइम्स मतलब कि बढ़ रहा है, क्योंकि के का मान भी एक से हमेशा बड़ा ही होता है, तो मतलब इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजेज यानी कि बढ़ता है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं 11 नंबर वाला क्वेश्चन की, क्या है देख लीजिए। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विल बी। एक समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी। तो संचित ऊर्जा कितना होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग को पता होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये होता है 1/2 इप्सिलॉन नॉट, और होता है ई स्क्वायर, ठीक। ई स्क्वायर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर वाला क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो विद्युत विभव का बीमीय सूत्र बताना है, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र। तो आप लोग चाहे तो इसको याद भी रख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो विद्युत विभव हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से। ये किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। वर्क का आप लोग को तो पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क का याद नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा। वर्क का याद रखना होगा, जो कि कितना होता है, एम होता है, L2 होता है, T-2 होता है, इसका ये डायमेंशन होता है, ठीक है। यानी कि बीमीय सूत्र होता है। और हम लोग चार्ज का जानते हैं क्या होता है, आवेश गुने समय, यानी कि आवेश का हम लोग लिख सकते हैं क्या, सॉरी आवेश गुने समय नहीं, बल्कि इसका होता है मतलब ए टी होता है, ए टी, ठीक है, ए टी होता है। तो अब हम लोग इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो ये कितना निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, एम तो एज इट इज रहेगा और L2 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर टी इनवर्स है और एक ऊपर और जाएगा टी इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पर T-3 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा, इस प्रकार का मतलब ये बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख लीजिए, M L2 T-3 ए इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन कि ओम्स लॉ इज वैलिड देन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। और आई थिंक ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया, मॉडल पेपर जो 2024 का है, ये उसमें शायद पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ओम का जो लॉ है ये वैलिड है, ठीक है, तो स्थिर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वाई इज द व्हीट स्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीट स्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है। प्रतिरोध को मापने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, यानी कि जो व्हीट स्टोन सेतु होता है, ये सबसे अच्छा तरीका या फिर सबसे सटीक तरीका क्यों माना जाता है।
तो ये समझिएगा कैसे होता है। ये मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर में हम लोग बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक इस प्रकार का होता है। मान लीजिए ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज और यहाँ पर मान लीजिए ये है पी क्यू, ये है आर एस, ठीक है। तो व्हीटस्टोन जब संतुलन में होता है यानी कि पी बाई क्यू बराबर होता है आर बाई एस के, ठीक आर बाई एस के। तो यहाँ पर जो होता है इसका आई का मान जो होता है इसमें, जिसको कि हम लोग आई जी से भी डिनोट करते हैं, ये जीरो हो जाता है। तो यही कारण है, यानी कि यह एक शून्य विधि है, ठीक। इट इज नॉल मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसी कारण ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि डायरेक्ट वेलोसिटी, यानी कि जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी डी से, वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। तो अपवाह वेग जो वीडी होता है किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है। तो ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे, ठीक चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग कैसे करेंगे समझिएगा। तो हम लोग जानते क्या है, जे इज इक्वल टू होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा और साथ में होता है ई, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको हम लोग ओम्स के नियम का सदिश रूप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसी से हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ठीक। जे को लिख सकते हैं आई अपॉन में ए, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो भी हमारा धारा होता है उसी को हम लोग जे बोलते हैं, और साथ में ई और यहाँ पर सॉरी सिग्मा और ई लिख सकते हैं, ठीक है। और आई को हम लोग जानते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, ये लिख सकते हैं आई को, क्योंकि धारा यही होता है। अपोन में ए लिख सकते हैं और बराबर में आ जाएगा ई और यहाँ पर ई सॉरी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, यही हमसे वीडी पूछा है कि वीडी ये कैसे मतलब इससे रिलेशन में है। तो आप लोग को दिख रहा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग को दिख रहा होगा। चाहे तो आप लोग सिर्फ वीडियो को भी निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग को ऐसे ही दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा ना, कि वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली समानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो जो किरचॉफ का लूप नियम है ना, लूप नियम ये किसके संरक्षण पर आधारित हो। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक लूप नियम, एक संधि का नियम, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ, ठीक है। तो आप लोग को दोनों को याद रखना होगा। ये हमसे पूछ रहा है कि किरचॉफ का लूप नियम जो होता है, लूप नियम ना, यानी कि लूप रूल ये किसके कंजर्वेशन पर है। तो ये होता है किसके कंजर्वेशन पर, ये होता है आप लोग का ऊर्जा यानी कि एनर्जी के कंजर्वेशन पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और यही आप लोग को पूछ लेता कि संधि का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, यानी कि जो जंक्शन का रूल है वो किस संरक्षण के कंजर्वेशन के सिद्धांत पर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आवेश ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में क्या होता है, यहाँ पर हमको बताना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। हमारे पास जो प्रतिरोध है वो भी दो लेना है या फिर दो से अधिक लेना है, और उसका क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बताना है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर इसका सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक, और इसको संयोजित कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया R2। कम से कम तो दो बोला है, कम से कम दो आप लोग को लेना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सीरीज में भी जोड़ा है। तो यहाँ से जो धारा निकलेगा यानी जो भी करंट निकलेगा आई, वो दोनों में सेम पास होगा, दोनों में ही आई पास होगा। मतलब यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, धारा का मान सेम रहता है। सीरीज में अगर कभी भी पूछे तो धारा का मान क्या होता है, समान होता है। मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और यही अगर पैरेलल में पूछता है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। लेकिन यहाँ पर सीरीज में पूछा था तो सीरीज में हमेशा धारा यानी कि करंट सेम होता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स वीक ऑफ 10, यानी कि एन सेलों के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं। एन सेल है हमारे पास और उसका क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन करना है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा। हमारे पास आई का फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू इसके लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपॉन में होता है आर यानी कि जो भी रेजिस्टेंस है, और प्लस में आर नेट, ठीक है, आर नेट।
और इसका आर नेट हम लोग जानते हैं इसके लिए, मतलब कि पैरेलल संयोजन के लिए ना, आर नेट इज इक्वल टू होता है, आर नेट इज इक्वल टू ये होता है आर अपॉन में एन। तो हम लोग आर नेट का वैल्यू एक बार यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कि आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन में, ई अपॉन में आर प्लस आर नेट की जगह पर रख सकते हैं आर अपॉन में एन। और यहाँ पर समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर में लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला नहीं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये कम होगा, ठीक, ये पूरा अगर कम होगा, ये पूरा अगर कम होगा तो क्या होगा, ये अगर पूरा कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये अधिक होगा, मतलब कि विद्युत धारा बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ये कम हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा आर अपन एन का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसका, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि मोर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अधिक विद्युत धारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन, 18 नंबर वाला तो कर लिया, 19 नंबर वाला देखिए, 19 नंबर वाला क्या है कि द रजिस्टिविटी ऑफ येलो मैंग, यहाँ पर मैंगनीन होगा, मैंग नहीं, मैंगनीन, ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ हम लोग देख लेते हैं कि मिश्र धातु मैंगनीन की प्रतिरोधकता है, जो मिश्र धातु मैंगनीन होता है इसके प्रतिरोधकता बताना है कि क्या होता है। तो तापमान से स्वतंत्र होता है, या फिर तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, या फिर तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, या फिर तापमान में कमी के साथ घटता है, तो क्या होता है यहाँ पर हम लोग को बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा समझिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तापमान से लगभग स्वतंत्र होता है। क्योंकि जो मिश्र धातु होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, यानी कि जो भी एलो होते हैं धातु, ये तापमान पर मतलब कि निर्भर नहीं करते हैं, ये तापमान से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सॉरी 20 नंबर वाला क्वेश्चन ना, 20 नंबर वाला यहाँ पर मिसिंग है, 20 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है, कोई बात नहीं, 21 नंबर वाला देख लीजिए। 21 नंबर वाला क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स perpendicularly to a uniform magnetic field, the path of the electron will be, क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। तो चैप्टर नंबर ये 4 से आप लोग का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो है उससे है, और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट काम आता है, ये उससे है। मान लीजिए ये बोल रहा है हमारे पास क्या कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग चाहे तो क्रॉस बना सकते हैं या फिर डॉट बना सकते हैं, ठीक, ये आप पे डिपेंड है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस ले लेता हूँ, ठीक, मतलब कि कागज़ के तल के क्या है, कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है ना, क्रॉस का मतलब यही होता है। तो मान लीजिए हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो ये कैसा इसका पथ होगा, कैसा गति करेगा, तो यहाँ पर अभी केंद्रीय बल के कारण ये गोल गोल घूमने लगेगा, ये कुछ इस प्रकार घूमने लगेगा, मतलब कि वृत्ताकार इसका पथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आप लोग की, यानी कि वृत्तीय, यानी कि सर्कुलर। जब आप लोग ये डेरिवेशन कीजिएगा सेकेंड चैप्टर में, सॉरी फोर्थ चैप्टर में, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस इज। तो त्रिज्या आर के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू होता है, ये होता है आप लोग का म्यू नोट आई अपॉन में होता है 2r, म्यू नोट आई अपॉन में 2r होता है, ठीक, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि त्रिज्या आर के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये पूछ रहा है कि, तो हम लोग यहाँ पर मतलब आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इसका क्या संबंध होता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये इनवर्स है, इनवर्स बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसने, किसके, आर के, मतलब कि बी जो है आर के व्युत्क्रमानुपातिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। देख लीजिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता, तो क्यों नहीं करता यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि बल अनुभव नहीं करता, मतलब कि जो फोर्स है ये शून्य होगा, मतलब कि फोर्स जीरो होगा, तभी तो अनुभव नहीं कर रहा है। तो ये जीरो कब होगा, तो समझिएगा। ये तो बोल रहा है कि मूविंग चार्ज है, ठीक। तो क्यू तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि मूविंग चार्ज है। साथ में ये क्या बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल इज नो फोर्स मूविंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, और साथ में ये मूव भी कर रहा है, मतलब कि इसका वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि क्यू भी जीरो नहीं होगा, बी भी जीरो नहीं हो सकता, और साथ में भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जीरो होने का चांस किसका है, साइन थीटा का जीरो होने का चांस है। साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन 0 डिग्री पर ही जीरो होता है। तो ये जीरो कब होगा, साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, साइन 0 डिग्री पर जीरो होता है, ठीक। अब साइन जीरो कब होगा ये आप लोग समझिए। तो यदि आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर पैरेलल है तो कोई कोण नहीं बन रहा है, मतलब कि 0 डिग्री कोण है, मतलब कि जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो फोर्स पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कौन सा आएगा, 14 नंबर यानी कि 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, टोरोइडल सोलेनाइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एक टोराइडीय प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है। तो किससे स्वतंत्र है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ये होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके घुमाव की संख्या मतलब कि एन पर तो निर्भर करेगा, विद्युत धारा पर भी निर्भर करेगा, त्रिज्या पर निर्भर करेगा क्या, त्रिज्या पर नहीं, एक मिनट, त्रिज्या बोल रहा है ना, तो त्रिज्या पर निर्भर करेगा या नहीं, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आप लोगों को कहीं पर दिख नहीं रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, यानी कि त्रिज्या के। तो ये त्रिज्या से स्वतंत्र है, मतलब कि त्रिज्या पर ये डिपेंड नहीं करता है, त्रिज्या से यानी कि रेडियस से इंडिपेंडेंट है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, 25 नंबर बोला, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, जो कि क्या होता है टेस्ला, और इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ऐसे आप लोग एक और यूनिट याद रखिएगा, एसआई यूनिट नहीं होता है, लेकिन एक और यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 26 नंबर वाला क्या है कि टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल, क्या होगा कि टू पैरेलल कंडक्टर है। तो मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं हम लोग ऐसे। मान लीजिए हमारे पास ये है दो पैरेलल कंडक्टर हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दो पैरेलल कंडक्टर हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ये धारा प्रवाहित हो रहा है इनमें, ठीक, ऐसे आई। तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में धारा है, इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करेंगे, और अगर विपरीत रहता है, एक ऊपर और एक धारा नीचे होता तो क्या होता, फिर रिपेल करते यानी कि प्रतिकर्षित करते, लेकिन यहाँ पर धारा का डायरेक्शन सेम है, इसलिए अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर वाला देख लीजिए क्या है कि अ करेंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field the torque acting on it does not depend on, क्या बोल रहा है कि एक विद्युत ले जाने वाला लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करेगा, बताना है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो समझिएगा यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बोल सकते हैं बल आघूर्ण का। तो टाउ इज इक्वल टू होता है, टाउ इज इक्वल टू, इसको आप लोग याद रखिएगा बीना से, किससे, बीना से, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बोल रहा कि किस पर निर्भर नहीं करेगा, लूप के क्षेत्रफल पर, तो आप लोग को सीधा सीधा देख रहे हो यहाँ पर एरिया तो है, इस पर निर्भर करेगा। विद्युत धारा के मान पर तो आई भी है, निर्भर करेगा। चुंबकीय क्षेत्र पर बी भी है, इस पर भी निर्भर करेगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा करेक्ट ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर सभी पर निर्भर कर रहा है, तो फिर ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 ही बचा है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 28 नंबर वाला, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार होता है इंटीग्रेशन, ठीक, वो भी क्या बंद समाकलन ना, बंद समाकलन को हम लोग बोलते हैं, बी डॉट डी एल वैक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू नोट आई के बराबर, किसके बराबर, म्यू नोट आई के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट, डायरेक्ट ये आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट ही है ये, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, किसका, 28 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए
29 नंबर वाला देख लीजिए क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ ईच अर्थ आर, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या हैं? तो तीन राशियां जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं। ठीक, यही है हमारे क्या, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, यानी कि थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 29 ही है। इसके बाद देख लीजिए 30 नंबर वाला, 30 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये चेंज करता है। जैसे आप लोग समझिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा पृथ्वी है, और मान लीजिए कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, ठीक, कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई भी आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं किसी, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, तो दोनों का अलग अलग होगा, यहाँ पर दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग लगेगा। मतलब कि ये पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, वेयरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए तो 31 नंबर वाला देख लीजिए क्या है, द एंगल ऑफ डीप द पोल्स एंड द इक्वेटर आर रेस्पेक्टिवली। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण बताना है, क्रमशः कितना होता है। ठीक, तो ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एंगल ऑफ डीप बताना है। तो एंगल ऑफ डीप यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप अगर पोल्स पर देखा जाए तो पोल्स पर कितना होता है, पोल्स पर होता है ये हमारा कितना, पोल्स पर होता है 90 डिग्री, और अगर इक्वेटर पर देखा जाए तो ये होता है हमारा कितना, 0 डिग्री होता है। ठीक है, और क्रमशः पूछा है, मतलब कि सीरीज में पूछा है, तो कितना आ जाएगा 90 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक ना, 31 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद आगे देख लीजिए 32, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन इक्विवेलेंट टू, यानी कि सौ प्रेरकत्व की भूमिका तुल्य है किसके बराबर, तो जड़त्व के बराबर, यानी कि इनर्शिया के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 33 नंबर वाला ही है, लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? जो लेंज का नियम है किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? तो ये आवेश के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। कौन? हमारा लेंज का नियम। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देख लीजिए 33 नंबर बोला, द लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है, यानी कि किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 24 नंबर वाला, एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। इन द गिवन फिगर करेंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इज द लूप इज। क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में सीधे तार में ए से बी की ओर धारा के परिमाण में वृद्धि हो रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा बताना है। तो धारा की दिशा निकालना बहुत ही सिंपल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से करके देखिएगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ए से बी की तरफ धारा है, ठीक, ए से बी की तरफ धारा है, तो हम लोग को धारा की दिशा निकालना है। तो कैसे करेंगे, अपनी हथेली को क्या कीजिए, ए से बी की तरफ ऊपर की ओर रखिएगा, ऊपर की तरफ ना, अपनी हथेली को ए से बी की ओर ऊपर की तरफ रखिएगा। ठीक है, ए से बी की ओर बोल रहा है, मतलब कि इधर आप लोग रखिएगा, ऐसे अपने हथेली को रखिएगा इधर, ठीक, और ऊपर मतलब हथेली खुला होना चाहिए। ठीक है, और जो आप लोग का अंगूठा है ये आप लोग का दिशा बताएगा, तो अंगूठा आप लोग का ऐसे बाहर निकल कर रहा होगा। ठीक है, बाहर निकल कर आ रहा होगा, यहाँ पर बाहर बनाना मुश्किल है, लेकिन बाहर निकल कर आ जा रहा होगा, यानी कि खुद की तरफ आ रहा होगा। और बाहर का मतलब क्या होता है, बाहर का मतलब होता है डॉट, यानी कि डॉट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं क्लोज, यानी कि दक्षिणावर्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 35 नंबर देख लीजिए, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, स्व प्रेरकत्व का मात्रक। ये भी बहुत बार पूछा गया है मॉडल पेपर में। ठीक है, तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, हेनरी। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं ना, तो हेनरी। तो यहाँ पर आप लोग का 22 का PYQ कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, कमेंट आप लोग को ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब कि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्द इसका सब्जेक्टिव आएगा, और इसके बाद आप लोग का ऐसे ही लास्ट 10 ईयर का मैं कंप्लीट करा दूंगा बहुत ही जल्द, और ना कि सिर्फ फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट का कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।